अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, 3 चीफ्स ने साबिक डीजीआई सही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को दे दिया कोरा जवाब और नतीजा ये निकला कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन मुद्दा डाल दिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर। और किस किस पर मुद्दा डाला, क्या बात हुई, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बिल आखिर साबिक DG ISI ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और यह बयान उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कराया, दिल बिल्कुल नहीं था उनका जाने का। और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2 दफ़ा कमीशन ने उनको तलब किया, लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। और मतलब एक तो था ना, बंदा कहता है मैं नहीं आता, उन्होंने ये भी कहना गवारा नहीं किया। और जबकि वो इधर उधर घूम फिर रहे थे। वो लाहौर में हमने आपसे अर्ज़ की थी, स्टोरी ब्रेक की थी कि जिस दिन उनका वो फैसला हुआ था कमीशन का, उस दिन उन्होंने वहाँ पे एंट्री दी। लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़े गन मैंस गार्ड शार्ड लेकर वो घूमते फिरते रहे DHA में, और लेकिन इधर नहीं आए। उसके बाद फिर उनको दूसरा नोटिस जारी किया गया और वो फिर भी नहीं आए। तो अब एक बड़ी गड़बड़ शुरू हो गई थी कि जनाब ये अगर नहीं पेश होंगे तो फिर ये फैज़ाबाद धरना जो कमीशन है उसकी इंक्वायरी कैसे बढ़ेगी आगे, और अगर उसकी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ेगी तो वो अपनी रिपोर्ट कैसे पूरी करेंगे। अगर वो रिपोर्ट पूरी नहीं होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना अमल दरामद फैसला केस जो है वो कैसे, उसका फैसला कैसे होगा। तो मामला तो फिर इस तरह चलना नहीं था, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तो जो किताब के बंदे हैं, जो किताब में लिखा उस पर जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होती कि जी देखें, फैज़ साहब अगर जाएंगे तो बड़ा मसला होगा, इदारे की रेपुटेशन का मसला है, और इस तरह जो है वो सब लोग बुलाना शुरू कर दें। तो इदारे का कोई ऐसा मसला नहीं था। नहीं जी, इदारे को मसला होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख गिरफ्तार ना होते। आपको पता है वो भी बड़े जिसे कहते हैं कि 9 मई के बावजूद जो है वो इमरान खान ने कंपनी की बड़ी सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद से फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन हुई कैसे गड़बड़, यहाँ पे आपको पता है कि एक खबर तो आ गई सामने कि जी ये जो बयान है, इससे पहले जनरल फैज़ ने मुलाकात की है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ। अब जनरल आसिम मुनीर साहब से आपको पता है कि फ़ौज के अंदर एक जो हम उसे पेशा वराना रुकावत कह सकते हैं कि दोनों स्पाई एजेंसीज़ में काम करते हैं जो फ़ौज के शोबे हैं। ये अगर DGC और DGI रहे हैं फैज़ हमीद साहब, तो जनरल आसिम मुनीर साहब जहाँ DGI रहे हैं वहाँ पे वो DGMI भी रहे हैं। तो देखा जाए तो इंटेलिजेंस का तजर्बा तो मौजूदा आर्मी चीफ़ का इनसे ज़्यादा है। अच्छा, फिर वो इनसे सीनियर भी ज़्यादा हैं। आसिम मुनीर साहब वो सेनेटरी में भी पहले नंबर पे थे, ये चौथे नंबर पे थे जब ये चीफ़ वाली बात हो रही थी। तो सीनियर भी वो हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने उनके साथ काम करना गवारा नहीं किया था। और जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट थी तो उससे पहले पहले इन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ जो भी कोऑर्डिनेट करके अपना रिज़ाइन भिजवा दिया था, और ताकि इनको जनरल आसिम मुनीर के नीचे काम ना करना पड़े। लेकिन उसी जनरल आसिम मुनीर से फिर इन्होंने मुलाकात की। अब ये एक अलग कहानी है कि मुलाकात जो है वो इनको बुलवाया गया था या कि इन्होंने दरख्वास्त भेजी थी। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो खुद आर्मी चीफ से मिलकर जो है ये बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आ जाओ। तो ये मुलाकात हुई। लेकिन जनाब ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमारे ज़राए ने कुछ थोड़ी सी और भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ये है कि जी मुलाकात उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से तो की है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने उनके राब्ते जो हैं वो DG जो ISI हैं मौजूदा जनरल नदीम अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके साथ भी इनकी कोई मैसेजिंग वगैरह हुई है, कोई बात हुई है, कोई राब्ता हुआ है। और फिर इन्होंने जो है साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी और मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी इनकी एक मुलाकात हुई है। ये हमारे ज़राए ने हमें बताया। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा, अब जो ये जो भी गुफ्तगू हुई है, तो जनरल फैज़ का मसला क्या है? जनरल फैज़ का मसला तो ये है ना कि वो नहीं जाना चाहते धरना कमीशन के सामने बयान में। हाँ, जनरल फैज़ मतलब वो DGI सही तो ये के वक्त तो ये बहुत बड़ी बला हो गए थे जब ये DGC थे। तो अब शौकत अजीज सिद्दीकी घर पहुँच गए थे कि भाई जी ज़मानत नहीं लेनी, नवाज शरीफ दी होती बेटी थी। तो सारा ये मामला अपनी उंगलियों पर चलाते थे। इन्हीं का एक मातहत एक मतलब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो पूरी पार्लियामेंट चला रहा था, कर्नल लियाकत, जिसका नाम मरियम ने उस वक्त तकरीर में भी लिया था। तो कहाँ आप अपने मातहतों के ज़रिए पूरे मुल्क की पार्लियामेंट चला रहे हों, पूरे मुल्क की हुकूमत चला रहे हों, हर चीज़ आप अपनी उंगलियों पे खिला रहे हों, कहाँ आपको ग्रेड 21 या 22 के अफसरान जो हैं वो भी रिटायर, वो आपको कहें कि भाई जी पेश हो जाओ तो बयान रिकॉर्ड कराओ।
लेकिन बहरहाल कानून कानून होता है और उनको जाना पड़ा। कोशिश उन्होंने पूरी की कि अपने इदारे के जो लोग हैं उनसे, जिनके मैंने जिक्र भी किया और हो सकता है और भी कई लोगों से किया हो, बंदे ने इतनी सर्विस की हो तो लाजिम बात है बंदे के राब्ते तो होते हैं। तो जो इनको पैगाम दिया गया, जो इन तक इनसे बात की गई, वो उसका एक मतलब मफहूम बताता हूँ ना। एग्जैक्ट अल्फाज तो अब लाजिम बात है मैं वहाँ पर तो नहीं था ना। तो वो जो इनकी गुफ्तगू हुई उसमें ये कहा गया कि जनाब आपको अगर तलब किया जा रहा है वहाँ पर तो आप जाएँ और जाके जान छुड़ाएँ, अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ। अगर आप नहीं जाएंगे कि जी, उन्होंने कहा कि नहीं वो फिर रवायत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा जी देखिए अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कमीशन आपको नहीं बुला सकता ना। तो वो हालांकि उसके पास इख्तियारात हैं बुलाने के, लेकिन चले वो बहुत रियायत कर देंगे तो ये करेंगे, आपको फिर नहीं बुलाएंगे। तो वो रिपोर्ट पेश कर देंगे चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जनाब बागी साहब को बुलाया था हमने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी आ गया, साबिक वज़ीर-ए-आला भी आ गए, सारे लोग आ गए, फ़लाँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी आ गया, फ़लाँ जनरल रिटायर्ड भी आ गया था, जनाब फैज़ साहब नहीं आ रहे। तो फिर क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा मामला केस तो कल फिर जस्टिस काजी फ़ैसा आपको तलब करेगा तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं आप जाएंगे तो फिर वो जिस तरह बुलाते हैं जो कानून तरीका उस तरह आपको जाना पड़ेगा। तो फिर क्या इदारे की इज़्ज़त होगी। तो फिर बहरहाल जो है वो इनको कहा कि इससे पहले कि सारों को अगले लाइन में खड़ा कर लें, आप जाएं अपना बयान दें और अपनी जान छुड़ाएं। अच्छा, अब ये तो नहीं इनको कहा गया कि आप ये जाके बयान दे दें, वो तो वो बयान तो जो इन्होंने देना है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल ये फिर पता चला कि जी फ़याज़ साहब जो पहले कह रहे थे कि जी पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरी दफ़ा उनका ये मामला था कि जी मैं सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर नहीं जाता। अब सिक्योरिटी की वजूहत है तो आप मतलब इतने गार्ड्स लेकर आप जाते हैं, आपको सिक्योरिटी का क्या मसला है। वज़ारत दाखिला में रेड जोन के अंदर है, उधर आपको सिक्योरिटी का क्या मसला है। बहरहाल ये एक बहाने होते हैं ना, दो बहरहाल वो चला नहीं मामला। तो अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो चल रही हैं। एक तो ये खबर चल रही है कि जी फैज़ साहब उससे जिस दिन उनको तलब किया था उस दिन वो नहीं गए, और ये जो तीनों जो चीफ्स हैं इनसे रब्ते के बाद इन्होंने फिर उससे अगले दिन ये गए, यानी कि जिस दिन इनको नहीं बुलाया गया था उस दिन गए। और वजह यही थी कि जी सिक्योरिटी, बकौल शख्स है जिन्होंने ये बात, बकौल द्रोह बरगर्दन रावी। अच्छा, अब वो गए और ये पता चला कि जी वहाँ पे कोई घंटा सवा घंटा ये कमीशन के पास मौजूद रहे, इनसे सवाल व जवाब हुए और इन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अच्छा, दूसरा जो एक मुझे एक और सोर्स ने बात उसने कहा कि जी बिल्कुल इन्होंने वहाँ पे सवालात के जवाब दिए, लेकिन ये खुद नहीं गए, इन्होंने तहरीरी जो है वो अपना बयान वहाँ पर जमा कराया। लेकिन जो इन्होंने अपना बयान जमा कराया या रिकॉर्ड कराया, जो कुछ भी कराया, जो इनका मौक़िफ़ कमीशन के सामने पहुँचा है, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपकी खिदमत पेश कर देते हैं। इनका एक तो जो तोक़ों की जा रही थी कि ये कहेंगे, वही उन्होंने कहा कि जी मैं तो उस वक्त DGC था, मेरे ऊपर आर्मी चीफ भी था, मेरे ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी था, मैं कोई अपना खुद मुख्तार तो नहीं है। वो ठीक है, बड़े इख्तियारात होते हैं, लेकिन इतना भी बाख्तियार नहीं होता बंदा कि इतने बड़े फैसले जो हैं मुल्क के जो वो मैं खुद ही जाके करूँ। तो ये मैंने जो कुछ किया, मैं तो हुक्म का बंदा था, एक डिसिप्लिन फोर्स का मैं आदमी था, तो मैंने तो जो कुछ किया, जो हुकूमत मुझे कहती रही मैं वो करता रहा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि जनाब जाएँ और मसला हल करें। मैं तो उनकी माँ पर गया हूँ, इसलिए कि जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे वो हमारे अलावा किसी पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, किसी से एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, अगर आप पे वो एतमाद करते हैं तो आप जाके उनसे बात करें। अच्छा, माहदे के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं जनरल फैज़ हमीद के बतौर DGC, उस वक्त ये मेजर जनरल थे। और इन्होंने कहा कि जो भी कोई फ़ैसला वहाँ पर हुआ उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था, मैं तो हुक्म का पाबंद था। वहाँ पर जो है वो ख्वाजा आसफ़ भी मुशावरत में शामिल थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, वो भी शामिल थे, एहसन इकबाल के भी दस्तखत हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो पैसे दिए गए वो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, उनको बता कर दिए, उनकी इमा पर दिए। और जब उन्होंने कहा कि जी इनकी ज़मानत चाहिए तो फिर हमने दस्तखत भी कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त मैंने इन लोगों के कहने पे किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ। तो जब ये लाहौर से निकला सारा जुलूस और फैज़ाबाद तक पहुँचा तो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ ने इनको क्यों आने दिया? उनको यहाँ पर आने देना ही उनकी तरफ से गलत था। तो जब वो फैज़ाबाद में आगे बैठ गए तो फिर मजबूरी बन गई थी। अच्छा, ये तो वो कहानी है ना जो फैज़ हमीद साहब ने अपने बयान में बताई। अब यहाँ पे 2-3 जो है ना वो रिजर्वेशंस हैं। पहली रिजर्वेशन ये था कि शहबाज शरीफ तो मतलब वो जैसे कहते हैं गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते। हाँ, उस वक़्त ये जो उस वक़्त आया था जो एक तासुर पाया जाता है, वल्लाह इल्म बिस्सवाब, जो तासुर पाया जाता है कि जी उस वक़्त तो धरने वाले को सारी सपोर्ट ही इनकी थी। तो शहबाज शरीफ तो होम्योपैथिक आदमी, उनको तो गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते। जब उनको पता हो कि ये फ़लाँ करा रहे हैं तो उन्होंने नहीं किया, नहीं रोकने की कोशिश की, पहली बात।
दूसरी बात ये कि वो जो मॉडल टाउन वाला केस था कि पुलिस फोर्स ने जब रोका तो गोलियां चली, बंदे मर गए। उसके बाद से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तय किया हुआ था ना जी कि जी वो उस तजर्बे के बाद कि जी कभी भी हम मुसल्ह पुलिस से किसी को नहीं रुकवाएंगे, बगैर मुसल्ह पुलिस के किसी ने रुकना नहीं था। तो एक तो ये वजह थी उनकी। अच्छा, फिर अब खुर्रम दस्तगीर का नाम ये इसलिए ले रहे हैं कि वो उस वक्त वज़ीर दिफा थे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का नाम इसलिए ले रहे हैं कि उस वक्त मुशावरत में वो शामिल थे, उस गालिबन साबिक वज़ीर दिफा थे उस वक्त। तो अब ये सारा जो मुद्दा उन्होंने डाला है बुनियादी तौर पर डाला है शायद खाकान अब्बासी के ऊपर कि जी इसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे शायद खाकान अब्बासी, उनके ऊपर डाली। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने डाली और ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहिद खाकान अब्बासी पर लगता है कि आएगी, क्योंकि अब शाहिद खाकान अब्बासी को जब देखा जाएगा ना, उनकी साबिक पार्टी, अब तो साबिक पार्टी है वो, PMLN में अपने आप को उसका ऐसा नहीं समझते वो, अब शाहिद खाकान अब्बासी को किसी और नज़र से देखेगी। अब जैसे चौधरी निसार थे, चौधरी साहब जब पार्टी छोड़ गए तो पता चला जब वो वज़ीर दाखिला थे और इमरान खान और तारिक कादरी जो मार्च लेकर आए थे उनको रेड जोन में घुसने की इजाज़त जो है वो चौधरी निसार ने दी थी, इसलिए कि चौधरी निसार क्लास फेलो थे इमरान खान के पुराने HSN कॉलेज के क्लास फेलो थे या हॉस्टल के रूममेट थे, पर जो भी था इकट्ठे रहे हुए थे। फिर ये एक स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, इस वक्त मैं कैपिटल TV में था कि जी जो इमरान खान का कंटेनर था वो बुलेट प्रूफ नहीं था और वजारत दाखिला ने, उस वक्त वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके वजारत दाखिला ने सरकारी खर्चे पे इमरान खान के कंटेनर को बुलेट प्रूफ बनाया था। तारिक कादरी वाला ऑलरेडी बुलेट प्रूफ था, ये मैं आपको बता दूँ। तो उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया था उस वक्त धरने वाले को अंदर आने के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाने में चौधरी निसार अली खान ने। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी का रोल भी सामने आ रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और शाहिद खाकान अब्बासी अभी ये जब आर्मी चीफ की प्रमोशन वाला मामला था, तैनाती वाला मामला था, उस वक्त ये जाके पैगाम देते रहे नवाज शरीफ साहब को, जनरल बाजवा के, कि जिनको एक्सटेंशन दें, और एक्सटेंशन ना मिलने की सूरत में उन्होंने वहाँ पर धमकियाँ भी लगाई नवाज शरीफ को, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने कहा भाई जी टिकट पकड़ो तो वापस जाओ, उन्होंने कहा जाओ जो करना है कर लो। तो वहाँ पे वो एक्सपोज हो गए। फिर ये जो अब मामला है ना, वो बाहर बैठे हुए हैं, को सिर्फ उतनी चीज़ नहीं है जो सामने नज़र आ रही है, उसके पीछे कुछ ऐसे भी मामला होंगे जो वक्त के साथ सामने आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मामला जो है ये फैज़ हमीद साहब ने बयान तो यही दिया कि जी मैं नहीं, जी मैं तो फ़लाँ के कहने पे, लेकिन कोई भी मुलज़म हो वो तो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, फ़लाँ के कहने पे किया था। तो अब ये कमीशन ने तय करना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होती है, क्या फैज़ पे बिल्कुल, जनरल फैज़ पे बिल्कुल नहीं होती, क्या शाहिद खाकान अब्बासी पे होती है, क्या सारी शाहिद खाकान अब्बासी पे होती है। तो बहरहाल लगता है कि ये अब मामला आगे बढ़ेगा और ये जब रिपोर्ट पेश होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फिर इसके ऊपर कोई बड़ा हुक्म आएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।